हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले, साथ ही साथ आपकी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उनका क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं और किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। तो हम लोग लगभग ये चौथा या पांचवा पार्ट है डियर, तो आप लोग ना देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, यानी 31 है। 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। आइए देखते हैं। कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज द मार्क ऑफ अ जीनियस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कह रहे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन से पोएटिक डिवाइस को इन्होंने जीनियस मार्क किया, यानी कि बहुत ही अच्छा माना है एरिस्टोटल ने। पोएटिक डिवाइस का मतलब मेटाफोर, सिमली है ना। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर है डियर, मेटाफोर को इन्होंने बहुत ही जीनियस माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये मेटाफोर का यूज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। और एरिस्टोटल लिखे हैं अपने पोएटिक्स में, टू बी अ मास्टर ऑफ मेटाफोर इज द ग्रेटेस्ट थिंग बाई फोर। इट इज़ द वन थिंग दैट कैन नॉट बी लर्नड फ्रॉम अदर्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ जीनियस। ठीक है ना। तो एरिस्टोटल ने अपने एक पोएटिक्स में लिखे हैं टू बी अ मास्टर ऑफ मेटाफोर। ठीक है डियर। तो इन्होंने पोएटिक डिवाइस को बहुत बखूबी मेटाफोर के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इनको जीनियस रूप में माना है। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लिखा हुआ है, आप इसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ रिप्लाई टू। सिडनी, अब सिडनी फिलिप सिडनी है ना। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, फिलिप सिडनी है, ये सिडनी लिखा गया है। इनकी एक पोयम है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। अब इसी को एक और नाम से जानते हैं डियर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ये नाम नोट कर लीजिएगा, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री किसकी पोयम है? तो ये सिडनी की है, सिडनी की, फिलिप सिडनी की है। अच्छा, इसी को एक और नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो नाम है द डिफेंस ऑफ पोएजी। द डिफेंस ऑफ पोजे, है ना। इसी को कहा जाता है द डिफेंस ऑफ पोजे। ये फिलिप सिडनी की है, दोनों हैं। ठीक है ना। अब इसकी बात ध्यान रखेंगे, द डिफेंस ऑफ पोजे ये कब लिखा गया है? इसे लिखा गया है, ये रिटन है 1580 में, 1580 में। और ये पब्लिश हुआ है डियर, पब्लिश हुआ है 1595 में, यानी कि 1595 में ये पब्लिश किया गया है। और ये पब्लिश कब हुआ? जब सर फिलिप सिडनी की डेथ हुई, उसके बाद ये पब्लिश किया गया। ठीक है ना डियर, समझ में आ रही? तो ये एलिजाबेथन पोएट हैं फिलिप सिडनी। कौन से पोएट हैं? एलिजाबेथन पोएट है। और तो ये एलिजाबेथन पीरियड के समय थे। अब एलिजाबेथन पीरियड कब से कब था डियर, है ना। जैसे आप रिनाइसेंस पीरियड को जानते हैं, 1500-1600, है ना। तो एलिजाबेथन तो 1500 से लेकर के 1598 के आसपास का है, 1598 के आसपास का है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक बात यहाँ ध्यान समझिएगा कि जो आपके सर फिलिप सिडनी है, ही वॉज एटलीस्ट पार्शली मोटिवेटेड। ये आंशिक रूप से मोटिवेट थे। किससे मोटिवेट हुए थे? ये मोटिवेट थे स्टीफन गोसन से। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ही वॉज मोटिवेटेड स्टीफन गोशन, GOSSON, है ना। अब ये स्टीफन गोसन्स की एक जो है पोयम थी द स्कूल ऑफ एब्यूज। इससे ये बहुत ही प्रभावित थे, बहुत ही मोटिवेट थे। तो इसी को यहाँ पर पूछा गया है डियर, सिडनी एन एपोलॉजी फॉर पोएट्रीज रिप्लाई टू। इसके रिप्लाई में क्या लिखा गया? द स्कूल ऑफ पोजे। यहाँ पर आपको आंसर भी करना होगा डियर, तो आंसर आपका होगा द स्कूल ऑफ एब्यूज, द स्कूल ऑफ एब्यूज, है ना। ठीक है डियर, ये वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अब ये वर्क कब लिखा गया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लिखा गया है 1589 में,
और पब्लिश हुआ है 1595 में। ठीक है डियर, ध्यान रखना ये चीज़ें। तो सर फिलिप सिडनी एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जिसे एक नाम से जाना जाता है द डिफेंस ऑफ पोएजी के नाम से जाना जाता है। अब ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये वर्क इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर आधारित है। एलिजाबेथन पोएट्स हैं कौन, सर फिलिप सिडनी, है ना। अब ये स्टीफन गोसेंस की एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म थी जो जिसका नाम था द स्कूल ऑफ एब्यूज, उससे प्रभावित थे और ये लिखा गया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे पॉइंट लिखे गए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉर्ट द ऑथर इज अ प्रोज रोमांस बाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मॉर्ट दी ऑथर इसे नहीं कहा जाता ली मॉर्ट दी ऑथर, है ना, इन्हें कहा जाता है ली मॉर्ट दी ऑथर। ये अनग्रामेटिकल मिडिल फ्रांस है। अब इनका क्या है, द डेथ ऑफ ऑथर इसे कहा जाता है, द डेथ ऑफ ऑथर कहा जाता है। ये 15th सेंचुरी के राइटर है। ये भी कब के राइटर हैं, ये 15th सेंचुरी। अच्छा यहाँ पर मोटे प्रोज रोमांस किसका है, प्रोज रोमांस किसका है ना। तो ये प्रोज रोमांस पूछा गया है, ये थॉमस मार्लो का है। किसका है डियर, थॉमस मार्लो का है, ये ध्यान रखना, थॉमस मार्लो का है, याद रहेगा डियर, याद रहेगा, थॉमस मार्लो का है ना। तो यहाँ थॉमस मार्लो आप लिख लीजिएगा। तो मॉर्ट द ऑथर किसके द्वारा लिखा गया है, ये थॉमस मार्लो के द्वारा लिखा गया है ना। ये अच्छा इसमें क्या आधारित है डियर, इसमें लैंसलॉट मैरिल, है ना, यहाँ पर गिनवेर्स को डिस्कस किया गया है। इसको हालांकि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में मॉर्ट द ऑथर को डिफाइन कर देंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। समझ में आ रही डियर। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, मॉर्ट द ऑथर को ये प्रोज रोमांस है, इसको लिख लीजिएगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या है डियर, एक प्रोज रोमांस है, प्रोज रोमांस है, प्रोज रोमांस है, ये ध्यान रखना, ये प्रोज रोमांस है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, सर थॉमस मलोरी के द्वारा, सॉरी मलोरी है। अब ये 15th सेंचुरी में लिखा गया है, 15th सेंचुरी में लिखा गया है ना। और सिविलरिक रोमांस पर आधारित है, किस पर आधारित है डियर, सिविलरिक रोमांस पर, सिविलरिक रोमांस है ना, एक प्रकार का रोमांस है, सिविलरिक रोमांस, रोमांस पर आधारित है। ठीक है डियर, सिविलरिक और हिस्टोरिकल फैंटेसी पर भी आधारित है। अब ये पब्लिश कब हुआ है डियर, पब्लिश हुआ है ये 1482 में, 1482 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है ना। अब इसका थीम क्या है, थीम मैं लिख दे रहा हूँ, थीम मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हटा करके ध्यान रखना। मॉर्ट द ऑथर का जो थीम है वो थीम ये है डियर, ये है डिसेप्शन, इसमें डिसेप्शन दिखाया गया है, डिसेप्शन DECEPT, धोखेबाजी, चीटिंग, बिट्रायल, बिट्रायल दिखाया गया है, लव भी दिखाया गया है इसमें, एंड ट्रस्ट भी दिखाया गया है, जो इसकी थीम है, ध्यान रखना डियर। ठीक है ना। तो सर थॉमस मलोरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेजेंड्स ऑफ मिडिवल टाइम्स, ये मिडिवल टाइम्स के बहुत ही फेमस थे। मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन पीरियड, है ना, एलिजाबेथन पीरियड कब से कब था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। आप लोग ऐसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एलिजाबेथन पीरियड कब से कब था। तो ये है 1558 से 1603 के बीच में। ठीक है डियर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1558 से 1603 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लिखा हुआ है सारी बातें। द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसीज वाज मेड बाय, इलियड एंड ओडिसीज ये किसकी है, रॉबर्ट हेनिसन की है, जॉर्ज चैपमैन की है, अलेक्जेंडर पोप की है, या जॉन ओगिलवाई की है, किसकी है, फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये। अच्छा एक बात ध्यान रखना डियर, है ना, एक बात यहाँ ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया था फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना। ये जो फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये चैपमैन के द्वारा बनाई गई, चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। क्वेश्चन पे ध्यान रखना है डियर
ये एक प्रकार की एपिक पोएम है। मैं यहाँ पहले इसको समझा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये एपिक पोएम है कौन सी? इलियड एंड ओडिसीज, ये एपिक पोएम है, दोनों एपिक पोएम है, एपिक पोएम है ना। अब इसमें ध्यान रखना इसको लिखा किसने है। अच्छा, बहुत 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 बार की बात ध्यान समझना डियर, मैंने कहा इलियाड एंड ओडिसीज का पहला फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन जॉर्ज चैपमैन ने किया, लेकिन लिखा किसने है, रिटन किसके द्वारा किया गया है? तो रिटन होमर के द्वारा किया गया है, होमर के द्वारा किया गया। इसके जो राइटर हैं वो होमर हैं, और होमर एक एंशियंट ग्रीक पोएट है, एंशियंट ग्रीक पोएट है ये, एंशियंट ग्रीक पोएट है ये, ठीक है ना। अब ये इतनी बात समझ में आ गई, होमर ने लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? जॉर्ज चैपमैन ने किया। अब जो इलियड है, ध्यान रखना, ये जो इलियड है, यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो इलियड है ये, इसकी बात करेंगे तो ये ट्रोजन वॉर के समय में ये एक स्टोरी बताई जा रही थी कि जैसे रैथ, स्टोरी ऑफ द रैथ ऑफ एचिल्स, ट्रोजन वॉर, इसे ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ट्रोजन वॉर के समय ये स्टोरी पब्लिश की जा रही थी, ट्रोजन वॉर। अब इसको आपको वॉर के बारे में बताना होगा, अगले वीडियो में बताएं। ओडिसिस भी बताई जा रही थी, ये ओडिसिस किसके बारे में बताए थे? ट्रेवल्स, जो युद्ध से घर वापस आए थे। ध्यान रखना, इलियड क्या बताया था? इलियड में था कि ट्रोजन वार के बारे में बताया गया, उसकी स्टोरी के बारे में। लेकिन ओडेसिस क्या बताया था? ओडेसी क्या बताया था कि जो लोग ट्रोजन वार में इंक्लूड थे वो घर वापस आए थे, इनके बारे में बताया। ठीक है डियर, समझ में आ गया, ऑप्शन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर, यूटोपिया कब पब्लिश किया गया, किस साल में? तो यूटोपिया पब्लिश हुआ, तो आपको बताना होगा, ये पब्लिश हुआ 1551 या 1557 या 1571 या 1584। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूटोपिया तो ये पब्लिश हुआ है 1551 में। अब इनकी बात करेंगे, है क्या यूटोपिया? यूटोपिया जो कंप्लीट किया गया है, ये किसके द्वारा कंप्लीट किया गया है? सर थॉमस मोर के द्वारा किया गया, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यूटोपिया जो ये कंप्लीट किया गया डियर, कंप्लीटेड बाय सर थॉमस मोरे के द्वारा ये कंप्लीट किया गया है। कब कंप्लीट किया गया है? 1516 में, 1516 में कंप्लीट किया है। अब इसकी बात करेंगे तो जिसका ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल वर्क की बात करेंगे डियर, ओरिजिनल वर्क की बात करेंगे तो वो लैटिन में लिखा गया है। किसमें? लैटिन में लिखा गया है ना। अब यहाँ पूछा आपसे क्या गया है डियर? पूछा इंग्लिश में पूछा गया है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार गलती करके आते हैं। तो ये ट्रांसलेट किया गया है ना, ट्रांसलेट किया गया है। तो ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया है? तो आपसे कह दें तो रॉल्फ रॉबिन्सन ने किया है। किसने किया है? रॉल्फ रॉबिन्सन। मैं इस पेन से लिख दे रहा हूँ, रॉल्फ रॉबिन्सन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। समझ में आते? और ट्रांसलेट करने के बाद इन्होंने 1551 में पब्लिश कर दिया। समझ में आ गई डियर पूरी कहानी? तो यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर, तो 1551 में। किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? रॉल्फ रॉबिन्सन ने। लेकिन अगर पूछा जाए यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया है? सर थॉमस मोरे के द्वारा 1516 में लिखा गया है। ठीक है ना, ये लैटिन में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स इन एन इंग्लिश रिनाइसेंस प्ले बाई।
अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। अभी ओल्ड डेब्ट्स किसके द्वारा जो है पे किया गया है, किसके द्वारा? क्या मार्सिस्टन है, टर्न्योर है, मैसेंजर हैं या डेक्कर हैं, किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा डियर। अब इसकी पहले तो कहानी समझ लीजिएगा। अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स है ना, इसको जरा समझ लीजिएगा। इज एन इंग्लिश रेनाइसेंस प्ले, इंग्लिश रेनाइसेंस प्ले है, ठीक है ना डियर। अब ये जो पब्लिश किया गया है फिलिप मैसेंजर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? फिलिप मैसेंजर के द्वारा किया गया, फिलिप मैसेंजर, मैसेंजर है ना, मासिंगर के द्वारा या फिलिप मासिंगर के द्वारा किया गया। ये नोट आपको तो आंसर मिलेगा सी आंसर। अब इनके बारे में ज़रा ध्यान समझना। अब ये लिखा कब गया है? अब ये लिखा कब गया है? ये लिखा है 1625 में, 1625 में। प्रिंट कब किया गया है? ये 1633 में, 1633 में, ठीक है ना। ये एक रिनाइसेंस ड्रामा है, इंग्लिश रिनाइसेंस ड्रामा है, ठीक है ना डियर। ये क्या है? ये एक इंग्लिश रिनाइसेंस ड्रामा है, ठीक है ना। ये एक ड्रामा है, इंग्लिश रिनाइसेंस ड्रामा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक बात समझना डियर, यहाँ पर अब इंग्लिश रिनाइसेंस, रिनाइसेंस पीरियड आपको समझ में आ गया है ना। 1500 से लेकर के 1600 सेंचुरी तक चला है, जिसमें एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, कैरोलियन पीरियड, अगस्टन पीरियड है ना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। चलो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एमोरटी, एमरोटी कंटेन्स, एमरोटी में कितने सोनेट्स कंटेन हैं, कितने इंक्लूडेड हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सटीक आपका जो आंसर है वो है आपका 89। क्या हो जाएगा? 89 सोनेट्स इंक्लूडेड है। अच्छा, अब इसका जो मतलब है एमोरटी का, क्या मतलब है डियर? इसका मतलब है लिटिल लव पोयम से ही। इसका क्या मतलब हुआ? ये लिटिल लव पोयम है, नोट डाउन कर लीजिएगा। लिटिल लव पोयम है ये लिटिल लव पोयम है, ठीक है ना डियर। अब ये इसमें 89 सोनेट्स हैं। ये रिटन किया गया है, लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में लिखा गया है ना। अब ये उस समय पेट्रार्कन सोनेट का ट्रेडिशन चल रहा था, तब ये लिखा गया। समझ में आ गया डियर? पब्लिश कब किया गया है? 1595 में पब्लिश हुआ है, 1595 में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको बताना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, इनको अरेंज करना है। तो द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, तो ये तो आपको पता ही है लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था। तो आप बता सकते हैं 1500, क्यों जी 1500, 1798 में है डियर। बोलना मत, नहीं गलत करके आओगे। 1798 में लिरिकल बैलेट्स है। रिफॉर्म बिल कब आया था? रिफॉर्म बिल 1832 में आया था, 1832 में आया था। रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड है ना, तो ये आपका 1660 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? ये तो जानकारी होगी, 1789 में। अब इनको अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798, रिफॉर्म बिल 1832, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड 1660, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इसको अरेंज कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डियर? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। टोटल्स मिसलेनी वॉज पब्लिश इन द ईयर, टोटल मिसलेनी कब पब्लिश किया गया है? टोटल मिसलेनी ये पब्लिश हुआ है 1557 में,
1557 में पब्लिश किया गया, टोटल मिसलेनी। अच्छा ये अब इसे और क्या कहते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेटीज भी कहा जाता है, इसे समान रूप से और क्या कहता है, टोटल मिसलेनी को और क्या कहा जाता है डियर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे कहते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेटीज भी कहते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेटीज इसे कहते हैं, किसे, टोटल मिसलेनी को। इसे एंथोलॉजी, पोएम की एंथोलॉजी में पब्लिश किया गया है। अब ये रिचर्ड टोटल के द्वारा पब्लिश किया गया, इनको नोट कर लीजिए, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, रिचर्ड टोटल के द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है ना, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कब पब्लिश किया गया है, 1557 में, 1557 में। कहाँ किया गया है, लंदन में, लंदन में। ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा था भाई जिसने अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन, पहला ग्रेट ब्रिटेन का राजा बनाया था, तो वो जेम्स फर्स्ट है। कौन है, जेम्स फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है डियर, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। 1603 में जेम्स फर्स्ट, जो 1603 में जेम्स सिक्स जो थे स्कॉटलैंड के, उसे इंग्लैंड क्या बनाया गया, उस इंग्लैंड को में जेम्स फर्स्ट के नाम से, वहाँ पर जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी तो इन्हें राजा यानी किंग बनाया गया। ध्यान रखना, ये जो जेम्स फर्स्ट हैं स्कॉटलैंड के किंग थे, है ना, 1603 में। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है तो इन्हें ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन का क्या बनाया जाता है, किंग बनाया जाता है जेम्स फर्स्ट को। दो जगह किए थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।